ओके, स्टार्ट करते हैं हमारे अमेंडमेंट लेक्चर फॉर मई 2024 एंड नवंबर 24 या कह लो जून 24 और दिसंबर 24। सीएस, सीएस, सीए में इंटर तीनों के लिए रेलिवेंट है ये। तो इन चैप्टर्स में बेसिकली अमेंडमेंट हुई है इनकम टैक्स में, और एक अच्छी बात यह है कि इसमें से बहुत टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हुए कवर कर चुके थे। जो रिमेनिंग है आरटीपी में कंफर्म हो गए हैं, वो अलग से यहाँ कराऊंगा। कुछ अलग भी है, कुछ कर चुके, पर हम सारे गो थ्रू कर लेंगे एक बार, जो हमने कराओ ना कराओ। सबसे पहले उठाते हैं बेसिक्स एंड टैक्स कैलकुलेशन। सबसे मेजर अमेंडमेंट यहां पे हुई है। देखो, आपको याद है ना बेसिक्स का पढ़ा था बैच के शुरू में एकदम, जो हमें लगता था क्या है, इजी सा तो है। और इस बेसिक्स और टैक्स कैलकुलेशन की वेटेज आपके एग्जाम में, इनकम टैक्स 50 नंबर का है ना, मिनिमम से मिनिमम 15 नंबर की हो चुकी है वेटेज आपके एग्जाम के लिए, चैप्टर की वेटेज बेसिक टैक्स की। सोचो, बाकी हेड छोड़ो, इसकी अपनी वेटेज 10 से 15 नंबर की है अब आने वाले एग्जाम में, इतनी अमेंडमेंट है इसके अंदर। इसलिए बेसिक बेसिक नहीं बचा, ये बाबा बन चुका है, ध्यान रखना। जो श्रीहरि कल तक बेबी था ना, ये बाबा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पहले क्या था। देखो, अगर मैं यहां पे डाल दूं डीटी अमेंडमेंट्स, देखो सबसे पहले बात करते हैं टैक्स कैलकुलेशन फॉर इंडिविजुअल्स। ये मत लिखना, ये आपको ऑलरेडी पता है, मैं खाली बता रहा हूं। 3 तरह के होते हैं हमारे: एज लेस देन 60, एज 60 और मोर बट लेस देन 80, हाउ जिग्स, एज मोर देन और इक्वल टू 80। बस ये सिर्फ होता है फॉर रेजिडेंट। याद है इतना आपको? अगर मैं बात करूं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की, बोलते रहना मेरे साथ। यहां कितना होता है स्लैब? 2.5 लाख का, यहां पे 3 लाख का, यहां पे 5 लाख का। टैक्स अप टू 5 लाख कितना लगाते हैं हम लोग? 12,500, 10,000। यहां पे होता ही नहीं है शॉर्टकट में। फिर टैक्स अप टू 10 लाख कितना लगता है हमारा? 1,12,500, 1,10,000 और 1 लाख। अगर रेट्स की बात करूं तो पहले 5%, फिर 20, फिर 30। इसके ऊपर लगता है हमारा HEC 4%, सब पे लगेगा वो तो। और अगर सरचार्ज की बात करूं, सरचार्ज के 4 रेट्स हैं। 50 लाख तक नहीं है, मोर देन 50 लाख पे कितना है? 10%, मोर देन 1 करोड़ पे 15, मोर देन 2 करोड़ पे 25 और मोर देन 5 करोड़ पे 37। ये आपको याद है। इस टैक्स रिजीम को हम बोलते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम, जो हमने बैच के शुरू में पढ़ ली थी आते, ये भी है। और अगर इसमें ऐसे देखना चाहूं मैं, टोटल इनकम, टैक्स रेट्स 0 टू लेकर 2.5 लाख बोल लो तो कोई टैक्स नहीं होता। 2.5 से लेके 5 लाख तक 5% होता है। 5 से लेके 10 लाख तक 20% होता है। और मोर देन 10 लाख पे 30% होता है। अब एज 60 है तो 2.5 लाख बन जाएगा 3 लाख, और एज 80 है तो 5 लाख तक हो जाएगा। बाकी रेट्स ये होते हैं। जल्दी से इसे रफ में नोट करो एक बार, क्योंकि अमेंडमेंट इसके बेस पे कराऊंगा मैं आपको। जल्दी नोट करो रफ में, इसको रफ में करना, फेयर मत करना प्लीज।
लिख लिया? चलो अब देखो, इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली एक सेक्शन है हमारा, चल जा, क्या हो गया, हाँ, सेक्शन 115, किसको याद है क्या था? बीएससी। इसके बहुत सारे नाम हैं, न्यू टैक्स रिजीम कह सकते हो उसको आप, और ध्यान रखना अब इससे हम बोलते हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, यानी अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना तो हमें ये लगानी है डिफॉल्ट रिजीम। आपसे एक बैच पहले तक ये ऑल्टरनेट थी और डिफॉल्ट कौन सी थी? पुरानी वाली, पर अब गवर्नमेंट ने इसको डिफॉल्ट कर दिया है, यानी वो ओल्ड हो गई है। तो और यहां पे हुई हैं अमेंडमेंट्स। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अमेंडमेंट्स क्या है, पहले सुन लो, फिर टाइम दूंगा लिखने का आराम से, पहले ध्यान सामने सारे दो एक बार। और इसके बिना पेपर नहीं बन सकता, चाहे कोई पेपर हो, सीए हो, सीएस, सीएमए हो, क्योंकि ऑफिशियल नहीं है, पर जहां तक मुझे पता है अगले 3 सालों में जो ये स्लैब्स है ना, सारे आपके स्लैब्स, ये सारे हट जाएंगे रियल लाइफ से, सिर्फ बचेंगे आपके 115 बीएससी। और आपको याद है बीएससी लेने के लिए बहुत बलिदान देने पड़ते हैं, कोई डिडक्शंस नहीं मिलती, यानी सारी डिडक्शन गवर्नमेंट खत्म कर देगी, आपका चैप्टर कम हो जाएगा, एक अलाउंसेस पड़े थे हमने एचआरए वगैरह, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब पूरा टैक्सेबल ही हो जाएगा। तो यानी कि अगले 3-4 साल बाद जो बच्चे आज 8-9 क्लास में होंगे उनको फायदा होगा, उनको ये चैप्टर कम पढ़ना पड़ेगा डिडक्शंस का। तो तुम पढ़ते हो ना 80 से 80 यू, वो नहीं पढ़ना पड़ेगा उनको, या पढ़ना पड़ेगा और बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें लग रहा है ज्यादा है तो 4 साल रुक जाओ दोबारा पढ़ लेना। ठीक है, चलो डिफॉल्ट रिजीम, इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, आप आर हो या एनआर हो या कोई भी आपकी एज हो, फर्क नहीं पड़ता, एक ही स्लैब है आपके लिए जो आने वाला है। यानी कि 4 साल बाद बच्चे आएंगे, उनको अच्छा है एक ही याद करना है, ना 60 साल देखना है, ना 80 साल देखना है, ना रेजिडेंट देखना है, ना नॉन रेजिडेंट देखना है, एक ही स्लैब लगेगा। लग रहा है ना हो रहा तुम्हारे साथ? 4 साल रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट रुकना 4 साल, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। यहां देखो अमेंडमेंट क्या है, यहां आपके आ गए नए स्लैब्स और वो रहे आपके सामने। देखो स्लैब्स क्या है, 3 लाख तक 0, 3 से 6 5, 6 से सॉरी ये गलती 6 है ना, सॉरी ये 6 से 9 10, 9 से 12 15, 12 से 15 20, अब खेल गई गवर्नमेंट, 25 नहीं किया 30, पता है जान के खेला। चलो गवर्नमेंट का तो अलग मोटिव था, आईसीए खेल जाएगा, बच्चे मन में क्या आ रहा है, 5 बढ़ रहा है, वो 25 करके आएंगे, पहले 25 था, तुम अपनी बुक में निकालो 115 बीएससी एक बार जल्दी, जब एंड में होगा निकालो 115 बीएससी नोट्स, एकदम एंड में होंगे, देखो दिख रहे हैं एंड में आपको, लास्ट चैप्टर निकालो 115 बीएससी वाला, उसमें पहले 25% रेट था, अब नहीं है, ये अमेंडमेंट है। अब जो 5 स्लैब लिखे हैं स्लैब उन्हें कट करो, वहां पे ये लिखो नए स्लैब्स, तभी आपने मंगवाया मैंने ग्रीन पेन, लिखो वहां पे, उन स्लैब को काटो, नहीं लिखो वहां पे, पूरी टेबल काट देना वो, और लिखो रे मैं, हाँ जी मैं दिखा देता हूँ कहां पे है वो, जिसको नहीं मिले, जिसको नहीं मिले उसको दिखाना मेरा फर्ज है बेटा। मैं बता रहा हूं बेटा, मैं बता, चिंता क्यों कर रहे हो तुम? देखो ये थे ना आपके स्लैब्स पहले, अरे आजा, ये पहले थे स्लैब्स, इसे प्यार से काट दो, रुचि जैसे प्यार से काटते हैं ना वैसे काट दो और उसकी जगह लिखो नए स्लैब्स, ये लिखो वहां पर। चलो स्पेशल ध्यान रखना, 25 नहीं है, 20 के बाद सीधा 30 है, ठीक है आकाश जी, 20 में नौकरी 30 में छोकरी, ठीक है, 25 है ही नहीं तेरी लाइफ में कोई। हाँ उल्टा तू कर ले भाई, 20 में नौकरी 30 में नौकरी, ठीक है लखेरा भाई साहब, 25 है 25 नहीं है,
ठीक है, नहीं है या नहीं है 25? अरे है या नहीं है? है, कहाँ है 25? भाई तो आगे बुला रहे निहाल, कह रहा है 25 है यार, कहाँ है 25 भाई? अब है 25 है नहीं है? नहीं है यार, तो से मत कर भाई लगेगा। देखो स्लैब सिंपल है, 3-3 लाख बढ़ाते जाओ और यहाँ बढ़ाओ 5-5%, बस आखिरी में ध्यान रखना 20 के बाद 30। डन इतना? यहाँ पे कोई भी है जो फर्क नहीं पड़ता, रेजिडेंट आरओ एनआरओ फर्क नहीं पड़ता, एक ही स्लैब से। एक 300 आपने देख लिया, अमेंडमेंट क्या हुई है, 25 से हो गया 30 यहाँ पे। सेकंड पॉइंट समझो, एक काम करो, मुझे यहाँ पे टैक्स निकाल के दोगे एक बार? अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए की है, 12 लाख पे टैक्स कैसे निकालेंगे नेक्स्ट स्लैब अकॉर्डिंग, पहले मैं दिखाऊंगा, थोड़ा मुझे मजा आएगा सिखाने में, हाँ फिर करेंगे। हाँ देखो भाई, मान लो टैक्स निकालना है हमको ऑन 12 लाख। देखो भाई सबसे पहले सुनो, पहली बार कर रहे हो ना, देखो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, 0 to 3 लाख पे कितना टैक्स है? नील। 3 लाख से 6 लाख तक कितना रेट है? 5%। 3 लाख 6 लाख, 3 लाख का 5% कितना हो गया? 15,000। 15,000। अबे यार हट, गाने क्यों खुल रहे हैं? 15,000। ठीक है ठीक है, 6 लाख से 9 लाख फिर कितनी इनकम हो गई? 3 लाख, कितना रेट? 10%, कितना हो गया? 30,000। 9 लाख से 12 लाख फिर से 3 लाख, कितना परसेंट हो गया? 15%, कितना हो गया? 45,000। जोड़ो कितना हो गया टोटल? 45, 75, 90,000। सेस तो लगेगा ना जी, कितने रेट से? वही 4 प्लस HEC एट द रेट ऑफ 4%, 3,600, टोटल हो गया 93,600। समझ टैक्स निकालने प्रोसेस? आपको ऐसे प्रेजेंट करना है, यहाँ पे 2 कॉलम बनाओगे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, एसेट अमाउंट और ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई फिगर नहीं है ना, टैक्स अप टू इतना होगा, इसे आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। समझ आया नहीं आया? पक्का आया? हाँ बैग में होगा, निकाल लो, सबसे लास्ट जिप में होगा। अबे लास्ट जिप से निकाल देना कैलकुलेटर, लास्ट जिप के अंदर है, लास्ट जिप से निकाल, लास्ट जिप, लास्ट 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 आखिरी। हाँ सॉरी सॉरी नहीं बना था, सॉरी। ये ठीक है, बताना 15 लाख कितना टैक्स बनेगा 15 लाख के ऊपर न्यू रिजीम में? हाँ न्यू रिजीम में 1,50,000 विद सेस बता रहे हो? विद सेस, विद सेस तो विद सेस 1,56,000। कुसु कुसु 1,56 सबका आया? यानी 15 लाख पे आपका टैक्स बन रहा है, विदाउट सेस बन रहा है 1,50,000 और विद सेस बन रहा है 1,56,000। किसका नहीं आया? कैसे निकाला? देखो 3 लाख तक 0, 3 से 6 लाख यानी 3 लाख के ऊपर 5% 15,000, फिर 3 लाख पे 10% 30,000, फिर 3 लाख पे 15% 45,000 एंड सो ऑन। अभी भी नहीं आया? आया? यानी 15 पे कितना आया आपका विदाउट सेस? 1.5 लाख और विद सेस 1,56,000। बस ये आपको याद रखना है, टैक्स अप टू 15 लाख कितना होगा? 1.5 लाख, क्योंकि अब जितना भी हो उस पर कितना लगाना है? 30%। आपने 20 लगाया था ना 3 के ऊपर, हाँ ठीक है। अब मान लो आपको टैक्स निकालना है ऑन 25 लाख, तो कैसे करेंगे? टैक्स अप टू 15 लाख, कितना है वो? 1.5 लाख। फिर ऑन बैलेंस इनकम जो कि 10 लाख की बैलेंस इनकम है, 10 लाख का 30% कितना हो गया? 3 लाख। दोनों को जोड़ दो 4.5 लाख, लगा दो 4% का सेस। हाँ ठीक है, समझ आ गया? इसमें एक ही याद रखना है आपको, सिर्फ टैक्स अप टू 15 लाख, वो कितना आएगा? 1.5 लाख। सिंपल, आ रहा है समझ? ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पे पॉइंट ये। अच्छा, यानी कि पुराने स्लैब्स नए स्लैब में एक फर्क तो सिंपल हो गया, टैक्स कैसे निकालते हैं। सेस ओल्ड में भी था,
सेस न्यू में भी है, वहां भी 4 था, यहां भी 4 है। अब बात करते हैं सरचार्ज की। सरचार्ज अंडर न्यू स्कीम। न्यू स्कीम कौन सी है? 115 बीएससी। डिफॉल्ट कौन सी है? 115 बीएससी। ठीक है, देखो भाई पहले मुझे लिखने देना। इनकम मोर देन 50 लाख कितना सचा लगता है? बताओ भाई। 10%। इनकम मोर देन 1 करोड़ कितना लगता है? 15%। इनकम मोर देन 2 कितना लगता है? 25%। इनकम मोर देन 5 कितना लगता है? 25%। यहां 37 नाम की चीज ही नहीं है कोई, यानी इन शॉर्ट जितना 2 से ऊपर जाएगा कितना लग जाएगा? 25%। ये अमेंडमेंट है यहां पे। देखो फायदा दे रही गवर्नमेंट आपको, फायदा दे रही गवर्नमेंट आपको, कोई नुकसान नहीं हो रहा गवर्नमेंट को। इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन 5 से ऊपर है 5 से नीचे है? नीचे बेटा। 5 करोड़ की इनकम एनुअल। इस रूम में कितने लोगों की हर जगह हितेश के अलावा? हाँ सोचो, 5 करोड़ से पर कम लोग कमा रहे हैं, ज्यादा नीचे कमा रहे हैं। सारी आपकी डिडक्शन वापस दे रही गवर्नमेंट आपसे, यहाँ भेज के आपको जितना एचआरए क्लेम करते हो, डिडक्शन क्लेम करते हो, सब वापस ले गवर्नमेंट आपसे। फायदा नहीं है आपका कोई। हाँ 5 करोड़ कमाओगे तो फायदा तुम्हारा, उससे पहले कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। ठीक है, फर्क समझ आ गया सच का आपको? याद रखना फर्क यहां पे। अच्छा बात करते हैं एमएमआर। किसको याद है एमएमआर क्या होता था? मैक्सिमम मार्जिनल रेट की हाईएस्ट टैक्स इंडिया में कितना लग रहा था। पहले बात करते हैं ओल्ड की, फिर बात करेंगे न्यू की। ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम। वहां पे था 30% टैक्स हाईएस्ट लगता था, प्लस 37% का सरचार्ज था, प्लस 4% का सेस था। कितना बताओगे? 42.744%। तुम ही बता रहे हो, कैसे नहीं मेरे पास यही था एमएमआर। हाँ याद भी कर सकते हो। पहले कितना एमआर था? हाईएस्ट कितना? 42.744। यानी कि अगर अंबानी जी की बात करूं, अंबानी कितना कमाता होगा? 5 करोड़ से ऊपर नीचे? ऊपर। तो पहले अंबानी टैक्स पे करता था 42.744%। अब कितना पे करेगा अगर न्यू में जाएगा तो? 30 प्लस 25% प्लस 4%। कितना है? 39%। तो इन शॉर्ट अंबानी का 3.7% टैक्स बचा है। समझ आया? नहीं आया? टैक्स का रेट प्लस सरचार्ज प्लस सेस। हाईएस्ट टैक्स क्या लगता है इंडिविजुअल पे? 30%। हाईएस्ट सरचार्ज 37, हाईएस्ट सेस इस पे किए 4। तो पहले टैक्स बनता था सबसे ज्यादा अमीर इंसान का 42.74%। अब कितना बनेगा? 30% टैक्स प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% सेस। अब बनेगा 39%। ये आपका एमएमआर है नया। ये आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि बताओ न्यू और ओल्ड डिफॉल्ट या डिफॉल्ट और ओल्ड स्कीम में एमएमआर में क्या चेंजेस हुए? बढ़ गया, कम हो गया? कम आ सकता है। देखो है तो बहुत इजी एमसीक्यू, पर जिसने नहीं ध्यान से दिया होगा उसको तो खो गया ना वो तो बेचारा। क्योंकि आपके मन में एमएमआर आज तक क्या था? 42.744। पॉइंट क्लियर है आपको सबको ना? राहुल जी यहां आता ना, यहां आता ना उसके पास। वासु खाली देखने में है, खाता नहीं किसी को। आजा 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 आजा। आजा आजा, डर मत, आजा। क्लियर है ना? चलो अब बात करते हैं कुछ बलिदानों की। हेडिंग बलिदान देना पड़ेगा। बलिदान कब देना पड़ेगा? ओल्ड में कि न्यू में? ओल्ड में कि डिफॉल्ट में? ओल्ड में कि 115 बीएसई में? 115 बीएसई में। यानी 115 बीएसई में जाना है तो बलिदान देना है। याद करते हैं क्या क्या बलिदान थे आपके। पता है कैपिटल गेन में कोई बलिदान नहीं है। पूछो क्यों? वहां तो लगता ही नहीं स्लैब, वहां तो 111A 112A 112 लगता है। तो जब ओल्ड में भी नहीं था वो, न्यू में भी नहीं है वो, तो किस बात का बलिदान? मेरी कार कहाँ है? पीछे ऐसे कार क्यों चलाते गलियों में लोग यार? हितेश ऐसे काम क्यों करता है तू?
तुम्हें वैसे करता होगा पहले, जब पहली बार मिली क्या करा तुमने? चलो देखो, बात करते हैं सैलरी में, सैलरी की बलिदान। देखो क्या लिखा है, सर्टेन डिडक्शंस या एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेंगी। देखते हैं कौन कौन सी। पहले बात करते हैं अलाउंसेस की। सबसे बड़ा अलाउंस कौन सा था? एचआरए। एचआरए हो जाएगा फुली टैक्सेबल। तो लिखो सैलरी डालना हेडिंग, सबसे पहला एचआरए विल बिकम फुली टैक्सेबल। पहला बलिदान आपके सामने। लिख लिया? क्या? कौन सी लिमिट? दोनों याद रखनी बेटा। बेटा 4 साल बाद की बात कर रहा हूं, अभी से अपना चौथा क्यों करवा रहा है? तेरे चौथे होने में टाइम है। अभी तुमको क्या अगले साल भी रखनी है, जब तक गवर्नमेंट हटा नहीं देती उनको। वो तो मैंने तो ऑफिशियल नहीं है, मुझे लगता है गवर्नमेंट हटा देगी, ये कह रहा हूं मैं आपको। हाँ, ये देख मुझे हटा रहा है भाई। भाई चाहे 2025 में एग्जाम हो तब भी पढ़ना है फिर दोनों। डिफॉल्ट हो गई है, मतलब आप ऑप्शन जाके वो चूज कर सकते हो, ऑप्शन है चूज करने का। कुछ नहीं बताओगे तो गवर्नमेंट अपने यहाँ भेज देगी आपको। क्या हुआ? कुछ से इतनी बातें मत कर, उसे पढ़ने दे। तो श्रेरी से बातें कर, तेरा मॉनिटर श्रेरी है। हाँ, तो रात को 2 बजे वीडियो कॉल कर उसको। हाँ, सेकंड, बच्चों के 2 अलाउंस याद है आपको? वो हाँ, चिल्ड्रन और एजुकेशन 100 और 300। गवर्नमेंट ने क्या वापस करो बेटा, नहीं देंगे आपको। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल दोनों फुली टैक्सेबल। पता है किसी को दुख भी नहीं हुआ, ले ले। 100 रुपए पर मंथ ही तो था एग्जामिशन, या 300 था, ले जा, क्या कर लेगा, ले जा। दोनों वापस आ गए, फुली टैक्सेबल हो गए। यानी अलाउंसेस के अंदर आपको 3 पॉइंट हुए, कौन कौन से? एजुकेशन, हॉस्टल और एचआरए, ये फुली टैक्सेबल हो जाएंगे। इनके एग्जामिशन नहीं माइनस करोगे आप। ओल्ड में मिलता होगा, ओल्ड में मिलता होगा, यहां नहीं मिलेगा। पॉइंट समझ आया आपको इतना? इसके बाद याद है अगर आपको खाना वाना खिलाता था बॉस, मील फैसिलिटी देता था, 50 रुपए का एग्जामिशन था, 50 रुपए पर मील, वो भी नहीं मिलेगा। 50 पर मील एग्जामिशन नहीं होगा, हट गया, हो गया, ये भी हटा दिया। पॉइंट समझ आ रहा है क्या क्या हट गया? एग्जाम हट गया बेटा, एग्जाम क्रॉस कर दिया, यानी एग्जामिशन नहीं मिलेगा 50 रुपए का, यानी जितना मिलेगा फुली टैक्सेबल हो जाएगा आपके। अच्छा सर, स्पेशल अलाउंस तो बहुत सारे थे, ट्रांसपोर्ट भी था, सॉरी ट्रैवलिंग था, कन्वेंस था, वो सब है, वो नहीं मांगा वापस, बस 2 मांगे वापस। कौन कौन से? चिल्ड्रन और हॉस्टल, बस, बाकी सारे हैं। बाकी का लॉजिक भी है ना यार, यूनिफॉर्म तो ऑफिस के लिए होती है, वो क्यों मांगेंगे वापस मांगेंगे आपसे? खैर आगे चलते हैं। किसी को याद है LTC, लीव ट्रेवल कंसेशन, 4 साल में 2 बार घूमने भेजता था बॉस आपको। आपके बच्चे 2 होने चाहिए थे 1988 से पहले, सॉरी 88 के बाद, 88 से पहले कितने मर्जी हो, 1998 से पहले कितने भी हो, फर्क नहीं पड़ता, याद है? फुली टैक्सेबल, ये भी हटा दिया, फुली टैक्सेबल। ये आपके बलिदान है अगर न्यूजीलैंड में जाना है तो। क्लियर हो रहा है यहां तक आपको? आगे देखते हैं। जो मुझे अगले क्वेश्चन का आंसर देगा हितेश, उसको क्लास के बाद लॉलीपॉप खिलाएगा। हाँ चलो, हाँ सेक्शन नंबर 16 क्या बोलता था? डिडक्शन, लॉलीपॉप खिलाते हैं इसको तेरे को। कितनी होती हैं? 3, वेरी गुड। 16 1A क्या होता है? स्टैंडर्ड। कितने की होती है? हाँ हाँ 50,000, अप टू 50,000। 16 का 2 क्या होता है? एंटरटेनमेंट अलाउंस,
सिर्फ मिलता है टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। 3 लिमिट्स होती हैं, एक्चुअल, बेसिक का 20 या 5,000, और थर्ड होता है प्रोफेशनल टैक्स पेड, जितना पे करोगे उतना हो जाएगा माइनस। हाँ, एम्प्लॉयर ने पे किया है तो पहले ऐड होगा फिर माइनस होगा। खैर, यहां पे ना जो आपकी बुक में 115 बीएससी था, उसमें ये तीनों ही नहीं मिलते थे पहले, अगर आप जाते हैं नए स्लैब्स के अंदर। अब गवर्नमेंट ने बोला ये तो आपको देंगे, स्टैंडर्ड आपको मिलेगा, ये दोनों नहीं मिलेंगे। 115 बीएससी में जाओगे तो आप तीनों लिख के उस पर टिक करना, यहां क्रॉस करना, ताकि आपको याद रहे कि स्टैंडर्ड मिलेगा, बाकी दोनों नहीं मिलेंगे आपको डायरेक्शंस। फिर अच्छा, अभी समझ आ गया सैलरी में क्या क्या बलिदान हुए। बाकी बलिदान सेम है, जो पहले थे वही है, हम आपसे बुक से रेडी कर लेते हैं। अच्छा, ये ना कुछ अलाउंस आपको शायद पता भी हो देख लो यहाँ पे, डेली अलाउंस तो एमपी एमएलए को मिलता है, वो नहीं मिलेगा, टैक्सेबल हो जाएगा। माइनर, याद है माइनर चाइल्ड, 1500 पर बच्चे का एग्जम्पशन मिल जाता है। अगर आपकी इनकम में माइनर की इनकम क्लब होती है तो हर बच्चे पे आपको 1500 का एग्जम्पशन मिलता है, वो नहीं मिलेगा आपको अगर आस में जाते हो तो। बाकी ऐसी काम का नहीं है यहाँ पे कोई, ये आपको दोनों ऑलरेडी बता दिए, ये दोनों नहीं मिलेंगे आपको। सैलरी हो गया। एचपी में एक ही बलिदान है, 24B याद है, 24B, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। दो केस होते थे, मेरा घर किराए पे है तो विदाउट लिमिट मुझे मिलता था, मेरा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो कंडीशन थी कि एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन का हो, 1499 के बाद लिया हो और सर्टिफिकेट मिला हो उससे, और घर लोन लेने के 5 साल के अंदर बन गया हो, तो मुझे मिलता था इंटरेस्ट 2 लाख तक का, वरना 30,000 तक का। याद है आपको इतना? देखो भाई साहब, अगर आपका घर किराए पे है तो कुछ बलिदान नहीं मांगा आपसे, ये बात स्पेशली याद रखना। घर अगर लेट आउट है, कोई बलिदान नहीं है उस प्रॉपर्टी में, जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। अगर घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, फिर गवर्नमेंट आपको 30,000 या 2 लाख के 24B का एहसान करती थी आपके ऊपर, वो एहसान वापस ले लिया आपसे कि अगर घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है 24B आपको नहीं मिलेगा। अगर कहां जाओगे आप लोग? न्यू रिजीम के अंदर। ओल्ड में जाओ, मिल जाएगा। स्पेशल कॉपी में लिखो, अगर घर लेट आउट है कोई बलिदान नहीं है। अगर घर लेट आउट है कोई बलिदान नहीं है। अगर घर लेट आउट है कोई बलिदान नहीं। क्योंकि मुझे पता है यहां पे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि मुझे पता है, इंस्टीट्यूट को पता है, बच्चों को याद रहेगा सर ने कहा था 24B नहीं मिलता न्यू जिम के अंदर। बच्चा ये भूल जाएगा कि लेट आउट में तो मिलता है, सेल्फ में नहीं मिलता। और यहां क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। फिर सुन लो, अगर घर किराए पे चढ़ा हुआ है तो कोई फर्क नहीं है, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम जैसे करते हैं करेंगे। अगर घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो ओल्ड रिजीम वाला 24B देगा, पुराने स्लैब लगाएगा, और 115 बीएससी वाला 24B नहीं देगा और नए स्लैब लगाएगा। डिफरेंस समझ आया सबको? किसको नहीं आया? पक्का? कौन है वो पढ़ रहे हैं क्लास में? वो क्या पढ़ रहे हैं? तो माइक ऑन था क्या? पढ़ रहे हैं क्या वो? ठीक है। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, किससे पूछूं? सीए टॉपर हमारा, हाँ सीए टॉपर भाई साहब, विनीत जी। हाँ, व्हाट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन? एक होती है क्या? क्या होता है एडिशनल? किसको मिलता है? क्या करने पे मिलता है? कितना मिलता है? एक थी, यू कैन टेक हेल्प ऑफ कुसु कुसु इफ यू वांट, फोन फ्रेंड कर ले उसको। हाँ कुसु जी, बस 30 सेकेंड है आपके पास, मुझे बता दिया।
पहले बता किसको मिलता है? ओ न्यू एसेट, रुक जा। हाँ और बता दे। हाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, एक पॉइंट। सेकंड भाई रुक जा भाई, इसमें और भी थे। जनरेशन कर रहा है बिजली का, या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, या प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कर रहा है, तो मिलता था। किस रेट से मिलता था? 20% से। हमेशा के खाली पहले साल, पहले साल। और पहले साल अगर 10 मिल पाया तो 10 मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर, पर एक्चुअल कॉस्ट का मिलता था। अच्छा हाँ, न्यू प्लांट एंड मशीनरी मिलता था, व्हीकल वगैरह पे नहीं मिलता था। कंप्यूटर पे मिल सकता था, कंप्यूटर फैक्ट्री में है तो, ऑफिस में है तो नहीं मिलता था। इतना याद आ रहा है आपको? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, चाहे नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो चाहे एडिशनल हो, हम कॉस्ट से माइनस करते थे कि नहीं करते थे? करते थे माइनस। यानी अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, उस पर 15% लग गया मेरा नॉर्मल डेप्रिसिएशन, और 20% लग गया एडिशनल, तो मेरी डब्ल्यूडीवी बच जाती थी 100 माइनस 15 माइनस 20, 65। याद है इतना? यानी नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स मैं 65 के ऊपर निकालता था डेप्रिसिएशन। याद आया नहीं आया? ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो भाई आकाश? इसी गोला की बात हो रही है। एक काम करो, तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो ऐसे ना, ऐसा चेहरा बना रहे हो यार तुम लोग। लो भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने। हाँ चलो जल्दी से करके दो मुझे, आपको आता होगा एडिशन डिप्रिसिएशन। अनन्या जी डेप निकाल रहे हैं, ठीक है। ओपनिंग कितना डब्ल्यूडीवी है? 10 करोड़। क्या क्या खरीदा? प्लांट खरीदा 6 अगस्त को, सेम डे पुट टू यूज 2 करोड़ का, नॉर्मल भी एडिशनल भी, क्योंकि मैडम क्या कर रही हैं? मैन्युफैक्चरिंग। बिल्डिंग खरीदी है 5 करोड़ की, नॉर्मल मिलेगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। हाँ एडिशनल, नॉर्मल तो मिलेगा बेटा, एडिशनल नहीं मिलेगा। सिर्फ मिलता है प्लांट पे। एक कोई प्लांट 3 करोड़ का बेच दिया था, ब्लॉक से हो जाएगा माइनस। तो पहले 2 ब्लॉक बनाते हैं, पर्टिकुलर्स, प्लांट और बिल्ड। ओपनिंग कितना है? 10 करोड़ और 0। एड कितने का प्लांट खरीदा? 2 करोड़ का। कितने की बिल्डिंग खरीदी? 5 करोड़ की। दोनों डाल दी यहां पे। कितने का प्लांट बेच दिया? 3 करोड़ का। डब्ल्यूडीवी रह चुका हमारे पास 9 करोड़ और 5 करोड़। इस पे निकालना है डेप्रिसिएशन। पहले बताओ, नॉर्मल डेप 9 करोड़ पे आएगा डब्ल्यूडीवी के ऊपर 15% के हिसाब से। एडिशनल कितने पे आएगा? 2 करोड़ पे। एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर आता है एडिशनल। याद है इतना आपको? बेटा आपको आता है कि नहीं आता है? आता है? प्रीति आता है? कहां के सत्यजीत आता है? ठीक है। 2 करोड़ कितने परसेंट? 20। यानी कि 9 करोड़ का 15% नॉर्मल, और एडिशनल 2 करोड़ का 20%, 40 लाख। बिल्डिंग का तो नॉर्मल ही है, यहां पे हमने लिख दिया। दोनों को माइनस करा, मेरा निकल गया, तो दोनों का ऐड किया, टोटल डेप आ गया, डब्ल्यूडी से माइनस किया, मेरी निकल गई क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। कोई दिक्कत नहीं है आपको यहां पे। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से रफ में सॉल्व करो मुझे इस क्वेश्चन को, फॉर्मेट में समझाना है कुछ समझाना है आपको। जल्दी करना, हाँ जल्दी जल्दी करो। रोहित नहीं आया, उसे मैसेज किया था आऊंगा मैं। कुछ
उसे फोन करिए, उसके बाद कुछ कहाँ रह गया वैसा, सबसे पहले उसने लिखा था वो एकदम से ओके मैं आऊंगा। वो हितेश है। तू आ सकता था पता उस दिन। लिख लिया, ये बनाओ एडिशन लैब का काम, अगली टेबल एडिशन लैब। फिर क्लास डेली होती है, मंडे वेनेसडे फ्राइडे क्लास होगी सुबह 9:30 से 11, और टीटीएस पे क्लास होगी आपकी यही 1:30 to 3 या 4। और मैं इसी में कराऊंगा स्कैनर प्रैक्टिस भी, इसके अंदर आएगा, 3 बजे टाइम नहीं है, इसी में होगी स्कैनर प्रैक्टिस भी, आपकी ध्यान रखना इसी स्लॉट के अंदर। जब स्कैनर आएगा, जब स्कैनर आ जाएगा कर दूंगा भाई। मंडे वेनेसडे फ्राइडे 9:30 से 11, और टीटीएस पे 1:30 to 3 या 4 जो भी होगा, आना ही है। जो भी टॉपिक होगा मैं लिख दूंगा उसमें। हाँ अभी फिलहाल चल रहा है आपका, अभी आपका डेली चलेगा इस पे अमेंडमेंट्स और पीजीपी। हाँ बता तो दिया, ठीक है। डेली बेस पे होगी अमेंडमेंट्स भी और पीजीपी भी डेली बेस पे लगेगा आपका, कोई बात नहीं। किसी दिन लिखना भूल जाऊं मैं तो चित्र मैम से पूछ लेना कि आप क्या होगा टॉपिक, ठीक। लिख लिया, चलो अब सुनो। अगर आप ओल्ड रिजीम में थे तो सब मिलता था आपको, नॉर्मल भी एडिशनल भी। पर अगर आप न्यू स्कीम सॉरी न्यू रिजीम में जाते हो तो आपको एडिशनल नहीं मिलता, यानी जो एक्स्ट्रा आपको ये 40 लाख का फायदा हुआ ना, ये नहीं मिलेगा आपको अगर आप कहां जाते हो, न्यू रिजीम में। तो मुझे बताओ, अगर आपको एडिशनल लैब नहीं मिल रहा तो आप खर्चा कम क्लेम कर पा रहे हो, यही हो रहा है ना, ये बलिदान मांग लिया आपसे। तो देखो सबसे पहला चेंज तो सिंपल था, यहां अगर इतना बोल देते ना तो कोई दिक्कत नहीं थी कि आपको एडिशनल डेप नहीं मिलेगा। अभी इतना समझो, एडिशनल डेप नहीं मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। अच्छा, उसके बाद याद है सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन या स्टार्ट्स के लिए या किसी इंडियन कंपनी को, वो खर्चा मैंने आपको कहा था डोनेशन है, पर वो भी खर्चा अलाउड था पीएनएल के अंदर। न्यू रिजीम में जाओगे तो नहीं अलाउ करेंगे, उसको एड बैक कर देंगे हम लोग। पॉइंट समझ आया आपको? क्या क्या बोला मैंने? सेक्शन 35 जो डोनेशन करते थे फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ओल्ड रिजीम में हो पीएनएल में पड़ा है, डेबिटेड रहने दो। न्यू रिजीम में है पीएनएल में है तो एड बैक कर दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे आपको। ये आपको पता है सत्यजीत पॉइंट सर को ये क्या होता है 35? इतना पता 35 क्या होता है? हाँ या ना? नहीं पता? हम रिविजन में पढ़ेंगे सेक्शन 35 क्या होता है। ये डोनेशन होती है टू साइंटिफिक रिसर्च, ये डोनेशन को खर्चा मान सकते थे हम लोग, मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक आपको ये। तो अगर खर्चा मान सकते थे ओल्ड रिजीम में, न्यू में जाओगे तो खर्चा नहीं मान सकते, ठीक है। आपका एडिशनल पता था? अच्छा, 35 एडी याद है? वो एडे लोग जितने बिजनेस करते हैं सारा कैपिटल खर्चा उन्हें एक बार में मिल जाता है, एक्सेप्ट लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप न्यू स्कीम में जाते हो तो आपको एडी भी नहीं मिलता, एडी नहीं मिलेगा आपको। यानी पीजीबीपी के अंदर ये 3 बलिदान मांगे गए, एडिशनल डेप नहीं मिलेगा, सेक्शन 35 रिडक्शन नहीं मिलेगा, 35 एडी नहीं मिलेगा। पॉइंट क्लियर हुआ आपको ये? पक्का? ठीक है। कैप गेन्स में तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ओल्ड न्यू में फर्क नहीं पड़ता कोई। चलते हैं अदर सोर्सेस के ऊपर, उसमें एक ही पॉइंट था फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन याद है? 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर, उसका मिलता था एग्जम्पशन ओल्ड के अंदर, न्यू के अंदर क्या हो जाएगा? फुली टैक्सेबल। बस एक ही छोटा सा पॉइंट है सोच के अंदर, तो फैमिली पेंशन का 1/3 15 विच एवर इज लो, ठीक है जी। यहां पे अब सुनो ध्यान से, 80C से 80U डिडक्शंस आपको कोई भी नहीं मिलेगी अगर आप जाओगे न्यू रिजीम में 3 को छोड़ के। 80C से 80U आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर आप न्यू रिजीम में जाओगे 3 को छोड़ के। पहली बात, 80C नहीं मिलेगा, 80D नहीं मिलेगा, डबल डी नहीं, डबल डी भी नहीं, 80TTA नहीं, TTB नहीं, 80G डोनेशंस का नहीं। 3 कौन से मिलेंगे? 80CCD याद है? एनपीएस वाला, उसमें सीसीडी का 1 था, 1B था और 2 था। 80CCD 1 की लिमिट 1.5 लाख में रहती थी, 1B में अलग से 50,000 मिलते थे और 2 होता था एम्प्लॉयर का। तो जो 80CCD 2 है
जो एम्प्लॉयर ने मेरे लिए डाले नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर 2 मिलेगा मुझे। जिसको 82 नहीं आता वो टेंशन मत लो, मैं थोड़े दिन में कराने वाला हूं ये रिवाइज डिडक्शंस, तब बता दूंगा क्या होता है। पर आपको 80 सीसीडी 2 मिलेगा, सीसीडी का 1 नहीं मिलेगा, 1B नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको 2 मिलेगा। ये बात ध्यान रखना। सेम आपने सुना होगा अग्निवीर आए थे थोड़ी पहले, गवर्नमेंट स्कीम ने कहते अग्निवीर की स्कीम लाई थी। अग्निवीर कौन है? एम्प्लॉई है गवर्नमेंट के, यानी अग्निवीर को जो सैलरी मिलती है वो उनके लिए सैलरी है। अग्निवीर भी सेम फंड है। जैसे गवर्नमेंट अभी क्या करते हैं, हम लोग एम्प्लॉयर क्या करते हैं, सीसीडी के अंदर थोड़ा पैसा एम्प्लॉय डालता है, थोड़ा पैसा एम्प्लॉयर डालता है। सेम एक फंड होता है अग्निपथ वाला फंड, कि 5 साल के बाद जब बंदा घर जाएगा रिटायर होकर अपनी स्कीम से, तो उसे पैसे मिलेंगे। उस स्कीम में पैसे हर साल कौन डाल रहा है? एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी। जो एम्प्लॉयर पैसे डाल रहा है अग्निवीर स्कीम के अंदर, पहली बात तो याद करो सैलरी, एम्प्लॉयर कुछ भी दे एम्प्लॉय को उसके लिए सैलरी बनता है। यानी कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के लिए अग्निवीर फंड में जितना भी पैसा डाला सैलरी में जुड़ गया, पर नीचे मिल जाएगा आपको डिडक्शन सीसीएच का 2। जस्ट लाइक सीसीडी का 2 था ना, ये सीसीएच का 2 है। सीसीडी एनपीएस के लिए था, सीसीएच अग्निवीर के लिए, बस ये फर्क है। जितना बॉस ने डाला उतना मिल जाएगा आपको डिडक्शन, चाहे ओल्ड स्कीम हो चाहे न्यू स्कीम हो। तो 2 डिडक्शन हो गई जो ओल्ड न्यू दोनों मिल रही हैं आपको। कौन कौन सी? सीसीडी का 2 और सीसीएच का 2। तीसरा 80JJAA। अगर आपको याद हो कुछ बिजनेस में आप जितने नए एम्प्लॉयज लेके आते थे उनको जो एडिशनल सैलरी पे करते थे उसका मिलता था डिडक्शन, 80JJAA। बस ये 3 ही डिडक्शंस हैं जो आपको मिलेंगी न्यू रेजिम के अंदर। कौन कौन सी? सीसीडी का 2, सीसीएच का 2 और 80JJAA। एग्जाम में बेटा लिख के ले लो सीसीएच का 2 आएगा, क्योंकि इसके 2 इंप्लीकेशन हो गए। जब आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए पैसा डाला इस फंड में, पहले आपकी ग्रॉस सैलरी में जुड़ेगा तो ये सैलरी में लाएगा, सैलरी की एक्सपेंस कर देगा, फिर नीचे मिल जाएगा आपको उसका डिडक्शन। और बेस्ट पार्ट क्या है, चाहे ओल्ड में जाओ या न्यू में जाओ दोनों में मिलेगा आपको। इसलिए क्वेश्चन इसका बनेगा सीसीएच के ऊपर। याद रखना, पहले जो पैसा डाल रहा है कहां जुड़ेगा? सैलरी में, ग्रॉस सैलरी में आएगा, उसके बाद नीचे मिलेगा आपको डिडक्शन सीसीएच 2 का। इसलिए क्वेश्चन इसका बनेगा, इस बार ध्यान रखना सीसीएच का। क्लियर हो गया? कौन सा कौन सा बलिदान मांग रहा है? 2 मिनट लो, रीड करो बलिदानों को, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी सारा रीड करो, तो पढ़ा है हमने बेटा, इस फाइल के अंदर है। बुक में कैसे होंगे? अमेंडमेंट्स है ना? हाँ, जो मैंने आज लिखवाया वो मिलेगा बस, बाकी सारा हटा दो। जो आज लिखवाया ना फॉलो करो वो। हाँ, तभी उसको अलग से लिखवाया, कटिंग नहीं करवाई, वरना कंफ्यूज रहोगे। तो सैलरी में जो आज लिखवाया है उतने बलिदान है बस, बाकी कोई बलिदान नहीं है बेटा आपका बस। तो बुक में पहले जो था वो कट कर देना। लिख लिया इतना? रीड कर लिया आपने एक बार? मुझे लगता है ना खाली 115 बीएससी हो पाएगा 4 बजे तक हमारा। अभी तो आधी अमेंडमेंट हुई है इसकी, सोचो। अभी 115 बीएससी हाफ हुआ है, हाफ रहता है अभी आपका। क्या समझ आ रहा है ना आपको बीएससी बेटा? आ रहा है ना आपको समझ? चलो आगे चलें एक बार। अच्छा, 24B आईओबीसी न्यू स्कीम के अंदर मिलता है नहीं मिलता? सिर्फ लेट आउट वाला। ओल्ड वाला बिल्कुल नहीं मिलता कि 30 मिल जाता है? बिल्कुल नहीं मिलता, 30 भी नहीं मिलता, याद रखना अगर न्यू रिजिम में जाते हो तो। हाँ, लो भाई ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट कितना खतरनाक है सोचो। मैं बताता हूं ये पॉइंट, एक बार रीड करना। मैं जानना चाहता हूं इसका, पहले बी बताओ, बी वाला पॉइंट। बी कौन बता सकता है मुझे क्या है? बी तो बहुत सिंपल सा है। बी बताना, बी क्या कहना चाहता है? पहले मुझे बताओ, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम किसी और ईयर से सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी और इनकम सेट ऑफ कर सकते हैं ना? सैलरी से भी हो सकता है, एचपी से भी, बिजनेस से भी, कैप गेन से भी, अदर सोर्स से भी। सिर्फ कैजुअल इनकम से नहीं होता था। हो जाता आपको इतना? सेक्शन 71 इंटरहेड 71 याद आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? बस लिमिट थी 2 लाख रुपए की।
कि 2 लाख तक कर सकते हो बस। अब बोला अगर आपको न्यू रिजीम में जाना है ना भाई, तो एचपी का लॉस एचपी से ही होगा सेट ऑफ, किसी और से नहीं होगा। ये पॉइंट, एचपी का लॉस किसी भी और हेड से सेट ऑफ नहीं करने देंगे आपको। अगर आपको न्यू रिजीम में जाना है तो एक ही ऑप्शन बच गया, कैरी फॉरवर्ड कर लो 8 सालों के लिए बस। लिखो कॉपी में ये आपसे बलिदान कहां मांग रहे हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के अंदर। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का बलिदान, एचपी का लॉस सिर्फ एचपी से ही सेट ऑफ होगा, किसी और हेड से नहीं होगा सेट ऑफ। तो एक ही ऑप्शन बच गया, कैरी फॉरवर्ड करो। एचपी का लॉस सिर्फ एचपी से ही सेट ऑफ होगा, किसी और हेड से नहीं होगा। एचपी का लॉस सिर्फ एचपी के इनकम से ही सेट ऑफ होगा, किसी और हेड से नहीं होगा। यहां कोई 2 लाख की बात नहीं है, होगा ही नहीं। पॉइंट समझ आया? पक्का? अच्छा, ओल्ड रिजीम में हो जाएगा, ओल्ड में हो जाएगा, डिफॉल्ट में नहीं होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट कौन बताएगा मुझे, बताओ चलो। और कुछ बहुत कुछ कह रहा है। पहला पॉइंट बहुत खतरनाक है भाई, और इसके अगर पता है पहले पॉइंट क्वेश्चन आ गया ना एग्जाम में, मैं साफ बता रहा हूं, अगर 100 बच्चे बैठेंगे ना इंटर में, 99 गलत करके आएंगे उसको, कि पॉइंट ही ऐसा है। आपको देख के क्या लग रहा है यहाँ पे, अनदर डिफिनेशन? चलो पहले मुझे बताओ, पीजीबीपी में लॉ हमें क्या क्या बलिदान मांगे थे, आपने लिखे हैं? एडिशनल डेप 35 वाला, 35 एडी वाला। अभी ना डेप को भूल जाओ, डेप को साइड रख दो एक बार। तो क्या क्या मैं काम करते लिख के बताता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तब बेटर समझ आएगा आपको। देखो पीजी, थोड़ा करता हूँ, पता ये पॉइंट ऐसा था, मैंने देखा ना, मुझे लगा 5 मिनट लग गए रीड करने में, बोल क्या रहा है पॉइंट, सारा पॉइंट ये पीजीबीपी के बलिदान 3 थे। एक तो था एडिशनल डेप, सेकेंड था सेक्शन नंबर 35, और एक था 35 एडी। 3 बलिदान थे। अभी ना इसको साइड रखते हैं एक बार के लिए, साइड रख दिया इसको, 2 उठाते हैं, 35 एडी। मान लो पिछले साल, प्रीवियस ईयर 22-23 में आपकी इनकम हुई थी 10 लाख की, 35 एडी का आपका एक्सपेंस निकल के आ गया था 15 लाख का। तो आपने क्या दिखाया होगा, नेट लॉस कितने लाख का, 5 लाख का। या एडी छोड़ो, इसका लॉस लेते हैं, चलो इसका लेते हैं लॉस। हाँ, कितना लॉस आ गया होगा, 5 लाख का, क्योंकि पहले तो अलाउड थी डिडक्शन 35 की। वो लॉस कैरी होके आया होगा 23-24 में, ये लॉस कैरी फॉरवर्ड होके आ गया प्रीवियस ईयर 23-24 में। आप जाना चाहते हो न्यू रिजीम के अंदर, इस साल जाओ, कोई इश्यू नहीं है। इस साल आपकी इनकम निकल के आई है मान लो 8 लाख रुपए की, और इस साल ऑब्वियसली बात है न्यू रिजीम में जाओगे तो आपको एडिशनल डेप भी नहीं मिला होगा, 35 भी नहीं मिला होगा, 35 एडी भी नहीं मिला होगा। सिंपल। अब मैं गवर्नमेंट से कह रहा हूं, तीनों नहीं ले रहा जी मैं। लास्ट ईयर तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अमेंडमेंट तो अब हुई है। लास्ट ईयर कितना लॉस है आपका, 5 लाख का। लॉस सेट ऑफ कर लेता हूं जी, वो तो पिछले साल से आया लॉस। कितना बच जाएगा मेरा पीजीबीपी, 3 लाख। गवर्नमेंट ने बोला ना बेटा, तेरा लॉस किस वजह से हुआ था, 35 की वजह से हुआ था। क्या 35 अलाउड है न्यू स्कीम के अंदर, नहीं। तो जब 35 अलाउड नहीं है तो उससे होने वाला लॉस भी कहां से सेट ऑफ हो जाएगा, ये भी सेट ऑफ नहीं होगा। ये कह रहा है आपका ये पॉइंट कि अगर कोई भी लॉस, ध्यान से देखना, कोई भी लॉस क्यों हुआ, ऐसी डिडक्शन की वजह से जो ऊपर बताई हुई है, वो लॉस सेट ऑफ नहीं होने देंगे आप। ये पॉइंट है, समझ आया आपको। एडिशनल डेप 35 एडी 35, इस वजह से अगर कोई लॉस हुआ था लास्ट ईयर जो इस साल कैरी करके आए हो, अब माइनस नहीं होगा, भूल जाओ वो लॉस तुम लोग, या तो पुराने स्कीम में रहो। है ना स्पेशल पॉइंट थोड़ा सा।
तो जो मैंने, आप इसकी हेडिंग बनाओ और प्लीज हिंदी में बनाना हेडिंग, इंग्लिश में कभी मत करना, तो नोट मिल जाएंगे। हिंदी में हेडिंग बनाओ, फिर जो एग्जांपल मैंने लिखा वो एग्जांपल अपने वर्ड्स में लिखो, खुद को समझाओ एग्जांपल क्या बोलना चाहता है। जल्दी हेडिंग, मैं बता रहा हूं, हेडिंग लिखो। अगर कोई भी लॉस जो प्रीवियस ईयर 23-24 में कैरी फॉरवर्ड हुआ है, अगर कोई भी लॉस जो प्रीवियस ईयर 23-24 में कैरी फॉरवर्ड हुआ है, अगर कोई भी लॉस जो प्रीवियस ईयर 2024 में कैरी फॉरवर्ड हुआ है, वो उस वजह से हुआ था जिन डिडक्शंस का 115 बीएसई बलिदान देने को बोलता है, जिन डिडक्शंस का 115 बीएसई बलिदान देने को बोलता है, अब वो लॉस हमारे प्रीवियस ईयर में सेट ऑफ नहीं होगा। अब वो लॉस हमारे प्रीवियस ईयर में सेट ऑफ नहीं होगा। अब वो लॉस हमारे प्रीवियस ईयर में सेट ऑफ नहीं होगा। क्या बात समझ आई सबको? अब ये एग्जांपल लिखो जो मैंने बनाया हमने। आप ना काटना मत इसको, डेफ को काटना मत ना, छोड़ देना इसको, काटना मत, मैंने बात सोचोगे काटा क्या होता है हमने। एक मिनट, बच्चे फोन यहाँ पे। सबको समझ आ गई अमेंडमेंट वाली? कुछ क्लियर है अमेंडमेंट? ये लो। क्या लगता है न्यू रिजिम आने से सीए का काम बढ़ गया कम हो गया? कम बढ़ गया। क्या एक आम दुकान वाले को पता है एडिशनल डेप्थ क्या होता है, 35 क्या होता है, एडी क्या होता है, जो कहेगा बलिदान क्या होते हैं इसकी, और उसे पता सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? तुम्हारा काम तो बढ़ गया। हाँ, चिंदी काम चलेगा तुम्हारे पास से कि 80C नहीं मिलेगा, 80D नहीं मिलेगा, बड़े बड़े काम तो आ गए। पैसे भी एक इंडिविजुअल कितने पैसे देता है आईटी भरवाने के? 3000। यही एक बिजनेस वाला कितने देके जाएगा? कम से कम 10,000। ये फर्क है ना आपको। चिंदी काम खत्म हो गया, बड़े काम बढ़ गए आपको। अब अगर क्लाइंट मिल जाए हितेश जैसा, कम से कम 2-3 खोखे तो लूटोगे उससे। खोखे करोड़। पेट की छोटी मोटी बात नहीं करते भाई, वो वेल है। तुमने शार्क टैंक देखा है? वो वेल टैंक है। डायनासोर टैंक। देख लिया वासु? दिखा देखना डिक्शनरी क्या लिखा है इसमें। अच्छा, समझ आया? लिख लिया? अभी खत्म नहीं हुआ पॉइंट ये वाला पॉइंट। अभी हमने लॉस की बात करी है, अभी डेप्रिसिएशन की बात करनी बाकी है। और यहां और भी डीप में गया इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट नहीं मतलब निम्मू आंटी। लिख लिया? अब सुनो डेप्रिसिएशन की बात। यार कहा मैंने बोल दिया 5 छठी कराऊंगा एडजस्टमेंट्स एंड अमेंडमेंट्स, बेसिक खत्म नहीं हो रहा हमारा। अब बताओ है ना लायक 15 नंबर के आने के लिए अमेंडमेंट्स? अभी आधी हुई है। देखो ये आपको पता है, अगर ये पीएनएल अकाउंट है, यहां पे अगर मैं लिख रहा हूं इनकम 10 लाख की, यहां मैं लिख रहा हूं एक्सपेंसेस 8 लाख के, और मैं लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन 3 लाख का, तो मैं लॉस नहीं दिखाता कभी भी,
1 लाख का, मैं कहता हूं कुछ नहीं हुआ, अकाउंट बराबर हो गया मेरा, बस ये डेप को मैं काट के 2 लाख कर देता हूं और इस 1 लाख को हम कर देते हैं कैरी फॉरवर्ड आने वाले सालों में। इसे क्या बोलते हैं? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, कि ऐसा कोई डेप जिसको मेरे प्रॉफिट एब्सॉर्ब नहीं कर पाए। याद है, डेप की वजह से लॉस नहीं हो सकता आपका, ये हम कैरी कर देते हैं, बस क्या नाम जाता है इसका? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ये बस आपको पता चलता जी? आपको पता थी? नहीं पता थी? एक बात पक्का पता थी ना आपको कृति? देखो नहीं पता मुझे बता देना बेटा। हाँ कुसु पता थी? क्या कह रहा है? हाँ ना, वही तो कंफर्म कर रहा था कुसु यार। ठीक है, अब सुनो, अनअब्सॉर्ब्ड डेप क्या होता है? कितने मर्जी साल इन्फिनिट ईयर्स कैरी कर लो, किसी भी इनकम सेट ऑफ कर लो, ये होता था। अब सुनो बात, प्रीवियस ईयर, अरे यार प्रीवियस ईयर 22-23 पीएनएल अकाउंट, इनकम थी मेरी 10 लाख की, नॉर्मल एक्सपेंसेस थे मेरे 6 लाख के, डेप्रीसिएशन लगा मेरा 3 लाख का और एडिशनल डेप्रीसिएशन लगा मेरा 2 लाख का। कितना हो गया टोटल? 11 लाख हो गया। एक काम करते हैं, रुको 4 कर देता हूँ, 4 कर दिया 12, यानी कि मेरा लॉस आना चाहिए था 2 लाख रुपए का, तो पर चाहे डेप हो या एडिशनल डेप हो, लॉस तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया? हमने इसे बराबर कर दिया, इसको हमने यहां से काट दिया होगा, हमने बोला होगा ये बन जाएगा आपका अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, इसे कैरी कर लो अगले साल, कैरी फॉरवर्ड टू द प्रीवियस ईयर 23-24। पॉइंट समझ आया? अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर 23-24 की। मैं इसी साइड ना एक बार इस मशीन की बात करना चाहता हूं, जिस मशीन की यहां बात हो रही है। मुझे बताओ, ठीक है आपको एडिशनल डेप नहीं मिला, हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, पर जितनी मेरी ओपनिंग WDV थी ब्लॉक की, मशीन 15% ब्लॉक की, मान लो ओपनिंग थी मेरी 50 लाख की, उसमें माइनस किया होगा मैंने डेप अंडर सेक्शन 32 4 लाख का, माइनस किया होगा मैंने एडिशनल डेप, सेक्शन याद है किसी को? 32(1)(2)(a) 2 लाख का, और मेरा क्लोजिंग WDV रह गया होगा कितना है? 44 लाख का। ये किसी को समझ आया क्या हुआ यहाँ पे? ये आपने बनाया एडिशनल अपना चार्ट वैसे ही, यानी हमने ओपनिंग में दोनों माइनस करे, डेप भी एडिशनल डेप भी। यानी आप सोचो आपके ब्लॉक की वैल्यू 6 लाख से कम हुई है, पर क्या आप पूरा 6 लाख खर्चा क्लेम कर पाए थे? नहीं, पर आपको डर नहीं था मन में कि 4 अभी क्लेम हो गया, 2 कैरी हो गया, आगे जाके क्लेम हो जाएगा। मुझे लॉजिक से बताओ, आपका क्लोजिंग कितना WDV का? 44। ये अगले साल बनेगा ओपनिंग, अब एडिशनल नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा आपको दोबारा, वो तो खाली पहली बार मिलता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये अगले साल बन जाएगा आपका ओपनिंग WDV 44 लाख, इस पे सिर्फ मिलेगा डेप आपको 15% का। कितना आएगा बताओगे 44 का 15%? कितना? 6,60,000। कितना आ गया क्लोजिंग? अरे यार 37,40,000। ये चलता नॉर्मल पिक्चर में हमारा। अब हुआ क्या? 23-24 में आपने चुन लिया न्यू रिजीम को, ठीक है। आपकी इनकम इस साल हो गई मान लो 15 लाख रुपए की। इस साल आपने जो डेप माइनस किया, कितना माइनस किया? 6.6 लाख। ये तो नॉर्मल डेप है, मिलेगा। कितना बच गया आपका? 8,40,000 के आपके बच गए टैक्सेबल प्रॉफिट्स। आपने गवर्नमेंट से बोला गवर्नमेंट कुछ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन था वो माइनस कर लूं। गवर्नमेंट ने क्या बोला होगा? नहीं बेटा, अनएब्सॉर्ब किसकी वजह से बना था? एडिशनल की। एडिशनल का तो बलिदान देना पड़ता है न्यू स्कीम के अंदर, तो ये तो माइनस नहीं होगा, भूल जाओ इसको।
ये पॉइंट समझ आया? सेम लॉस वाला एग्जांपल था, पर आपने बोला कोई बात नहीं, आप ये बोल रहे हो ना एडिशन में भूल जाओ, कोई बात नहीं, भूल गया मैं। पर कहीं ना कहीं ये सोचो, इस एडिशनल डेप ने आपका WDV कम किया था। अगर एडिशनल डेप ना होता लास्ट ईयर तो आपका क्लोजिंग कितना होता? 46 लाख। तो आपको इस साल डेप मिलता 46 लाख पे। अब आपको ना एडिशनल दे रहे हैं, डेप मांग रहे हैं आपसे 44 लाख पे। 2 लाख का 15%, 30,000 का आपसे नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा? आपका बताओ, हो रहा है ना? किसको समझ नहीं आया पॉइंट? ये पहली बात तो सुन लो, CS वाले बच्चों, तुम गलती से मत देखना टॉपिक, ये तुम्हारा नहीं पूछ सकते, ये पेपर बनाने वाले कोई नहीं आता होगा इतना डीप में CS का। तो ऑफकोर्स यस, एक्चुअली गलती नहीं है, CS का है ही नहीं लेवल, उनको तो लॉ में पूछेंगे ना ऐसा क्वेश्चन, आर्किटेक्ट में क्यों पूछेंगे? CSCM में पूछ सकते हैं, बेसिक नहीं कर रहा, पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि उनका फोटे नहीं है टैक्स, आपका फोटे टैक्स है। खैर दोबारा, न्यू स्कीम के अंदर एडिशन डेप मिलता है नहीं मिलता? नहीं मिलता। तो फिर जो मेरा अनएब्सॉर्ब डेप इस साल आया एडिशनल की वजह से, वो मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। पर उसकी वजह से मेरा WDV कम हुआ नहीं हुआ? हुआ। तो मैं गवर्नमेंट से कहूंगा मेरा बढ़ाओ WDV। 44 नहीं, कितना बोलो उसको? 46 बोलो। 46 पे निकालो डेप, यानी कितना बनेगा? 660 नहीं, 690। और कितना बचेगा WDV मेरा? 3770, 3970 ना, 3970, यही आ रहा है? बता दो भाई। 10 आएगा, सॉरी 3910 आएगा, ठीक है। और कितना माइनस करूंगा यहां पे डेप में अब? 6,90,000। और ये कितना हो जाएगा? 8.1। समझ आया क्या किया हमने? अगर मेरा अनएब्सॉर्ब डेप एडिशनल की वजह से आया था, वो तो मैं इग्नोर कर दूंगा, पर जितना था एडिशनल उसे मैं इस साल के ब्लॉक में ऐड बैक करके फिर डेप निकालूंगा। समझ आई बात? अब पढ़ते हैं पॉइंट वाला। एक सेकंड, वेयर इनकम टैक्स, कलर चेंज करता हूं, where income tax on total income is computed in this section. This section मतलब 115 BSE, and there is a DEP allowance in the block of an earlier assessment year, मतलब कि unabsorbed, जो किस वजह से हुआ था? एडिशनल की वजह से, जिसका पूरा इफेक्ट नहीं मिल पाया, सेट ऑफ भी नहीं हो पाया। क्यों? किसने मना कर दिया होगा 115? BSE ने। तो हम एडजस्टमेंट करेंगे अपने WDV में, मतलब हम WDV को इंक्रीज कर देंगे बाय द एडिशनल डेप जो अलाउ नहीं हुआ। आया समझ? अब ये आपको लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखवाता हूं मैं आपको, फिर आपको एग्जांपल नोट करना है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है बेटा, और ये पता है कहां पे आएगा? ये आपका केस स्टडी बना के देगा आपको क्वेश्चन ये, तानिया जी। और कम से कम 4 नंबर का आएगा ये, और मैं गारंटी बता रहा हूं बेटा, जिसने क्लास नहीं करी होगी वो कर पाएगा क्वेश्चन को? बताओ, उसे समझ नहीं आएगा कहां से आ गया पॉइंट, कहां से आ गया ये। चलो लिखो हेडिंग, अगर लास्ट ईयर्स का कोई अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन हुआ था एडिशनल डेप की वजह से, तो हमारे प्रीवियस ईयर 23-24 में वो लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, बिकॉज 115 BSE बलिदान बोलता है एडिशनल डेप का, बिकॉज 115 BSE बलिदान मांगता है एडिशनल डेप का। ठीक है, लिख दिया? नेक्स्ट लाइन में आओ, फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन। देन, अब लिखा रहा हूं इंग्लिश में, देन वी विल के बाद नीचे फर्स्ट पॉइंट, देन वी विल नीचे फर्स्ट पॉइंट, यहां तक कौन सा सर है? देन वी विल फर्स्ट पॉइंट, इग्नोर द अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन,
That is, we will not set off. That is, we will not set off. Second point, we will add the unabsorbed depreciation. We will add the unabsorbed depreciation related to such additional depreciation of the last year किसमें ऐड करेंगे? टू द ओपनिंग WDV of the current year, to the opening WDV of the current year, and then we will calculate the normal depreciation, for the previous year 23-24, and then we will calculate the normal depreciation for the previous year 23-24. ठीक है, लिख लिया? पता है, अगर आप सोचो, समझ आने के बाद आपको लग रहा है काम तो लॉजिकल किया है गवर्नमेंट ने, पर ट्रिकी काम था यार। देखो, सोच के तो बनाया आंटी ने ये पॉइंट, ये क्योंकि पता है, अगर हम खाली इतना बोल देते हैं लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, आपके मन में आता भी नहीं कि यार इस साल का डेप्थ तो मेरा कम हो गया, ये तो मैंने लिख के बताया तो आपको समझ आया कि नुकसान हो रहा है मेरा। यानी पता है, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा वो इग्नोर करके आ जाएगा, उसे पता नहीं एड बैक करना है, क्योंकि उसको कॉन्सिक्वेंस नहीं पता है इस चीज का। बस यही फर्क होता है सेल्फ स्टडी में और टीचर में। चलो लिखो, बना। यार 3 बज गए, अभी तक 115-20 से खत्म नहीं हुआ हमारा। नींद आ रही है हर्षिता जी आपको? मुझे भी आ रही थी, मैं बना रहा था ना ये, फिर रात को मैं बना रहा था यार। श्रेयरी, क्या लगता है बेसिक्स बेबी है कि बाबा बन चुका है? अभी आधा हुआ है, अभी बा बना है, आगे बा बनना बाकी है। कल मेरा डेमो चल रहा था नए बैच के साथ सी एंटर, यार सर बेसिक्स तो बढ़िया है, अच्छे से हो गए। मैंने मन सोच रहा था कोई बात नहीं, बैच खत्म होना तो एक बार फिर कराऊंगा अमेंडमेंट्स आपको। हाँ पता, टैक्स डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बड़ा है यार, बहुत ज्यादा बड़ा है, और तुम पहली बार पढ़ रहे हो लाइफ में। वही है कि तुमने एबीसीडी यहाँ सीखी है, वर्ड बनाने यहाँ सीखे हैं, पैरा बनाने यहाँ सीखे हैं, ऐसे तुमको लिख के आना एग्जाम के अंदर, सब तुम्हें करना है 9 मंथ्स के अंदर अंदर। ये ले बेटा, ये काट के जरूर लिखना, काट के लिखो तो याद आएगा क्या हो रहा है। पता है, जो अमेंडमेंट वीडियो से करेगा वो उसके ऊपर से जाने वाली है, क्योंकि वीडियो में आपका फोकस पूरा नहीं होता, आप स्पीड बढ़ा के देखते हो, तो ध्यान यहाँ वहाँ जाता है, वो खो जाएगा। और वीडियो का पता है नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, जहां आपको टॉपिक समझ नहीं आना स्टार्ट हुआ ना, अपने आप छोड़ दोगे टॉपिक को, क्योंकि समझ नहीं आ रहा, छोड़ दोगे।
किससे? रम से, विस्की से, किससे भर रही है? रम विस्की क्या भर रही है? ठंडा पानी। इसे पिया है? कुछ लेके आएगा, इसका भाई बैठा है क्लास में, राखी आने वाली है। जिग्स, जिग्स गरम मतलब बॉइलिंग फिर नॉर्मल। किसी को पानी चाहिए? मैं जान के पंगे नहीं ले रहा मैडम, तुम तो बीमार पड़ के छुट्टी मार लोगे, मुझे तो बोलना है, वो भी अमेंडमेंट्स हैं। मुझे अंदर पसीने भी आ रहा है पर मैं रिस्क नहीं ले रहा बिल्कुल भी अभी। इसमें पता है कितना प्रेशर है मेरे ऊपर, नए बैच के डेमोज, तुम्हारी अमेंडमेंट्स। अभी पीयूष को लगा रखा है मैंने कि आरटीबी सॉल्व कर बच्चों की, आरटीबी आ गई परसों। क्या? तो मैं हूं तो क्यों करना तू? सतीश जी समझ आ रहे तो कर रहे हैं हम लोग? आपको एक तो समझ आ रहा है ना आपको? अच्छा है मोनिका नहीं आई आज, वो तो पागल हो जाती है आज। क्या? आपकी क्लास में नहीं आई थी एंड में आके? जीएसटी में आई थी लड़की एक। हाँ तेरे आगे सारे ही पतले हैं रुचि। हाथी बोल रही है तुझको? इसका भाई बहुत मारेगा तेरे को। कुछ तेरे होते हुए बुराई कर रही है ये रुचि इसकी, करने दो। कल हर्षिता लेट आई, मैंने कहा क्यों लेट क्यों हो गई? सर एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने कहा तू रोड पे निकले, एक्सीडेंट तो हो गई। फिर ये पापा ने छोड़ा, मैंने कहा चलो आज लोग बच गए। गरम ना? थैंक यू। जिग सिक्स बंद करना है। यादव जी समझ आ रहा है कुछ? यादव को बताओ पहले एडिशन लैब क्या होता है, सेट ऑफ क्या होता है, तो समझ आएगा यादव जी को ये। लखेरा जी पक्का? चलो चलें आगे। क्या? जरा पढ़ना एग्जांपल ये देखो, आपके आरटीपी में एग्जांपल ये मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखा दिया, इजी रहेगा। पढ़ लो एग्जांपल क्या है, एक बार पढ़ लो। ऑलमोस्ट वही है ना जो बनाया हमने, देख लो वही है। जो कि नोट लिखवाया ना मैंने, वही है। समझ आ रहा है? इसी में फिगर्स डाल दो तो क्वेश्चन बन जाएगा केस स्टडी वाला। वासु भैया ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और रहता है। डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स किसे लगवाता है? एसेट वाइज की ब्लॉक वाइज? रेट्स क्या क्या होते हैं? बिल्डिंग के 3 बन सकते हैं, 5, 10, 40। यानी रेजिडेंशियल 5, कमर्शियल 10, टेम्पररी 40। फर्नीचर का एक ही होता है 10, इंटेंजिबल की होता है 25, प्लांट के बहुत सारे होते हैं, कुछ ना बोला हो तो 15, कार का भी 15, टैक्सी का 30, पानी में शिप 20, एरोप्लेन 40, लाइफ सेविंग 40, एनर्जी सेविंग 40, बुक्स 40, विंडमिल्स भी 40। विंडमिल्स 40 ही है, वो पुराने वाले विंडमिल्स से तो 15 में। पॉइंट याद है आपको? यानी अभी कितना मैक्सिमम रेट है? 40%। पता आपको पहले, मतलब मेरे सीए फाइनल के टाइम पे 2018 की बात कर रहा हूं, बुक्स 2 तरह की होती थी। एक बुक्स जो नॉर्मल होती हैं, एक एनुअल पब्लिकेशन। एनुअल नाम से बता रहा है कि 1 साल की लाइफ होगी उनकी, तो उस पर हम डेप लगाते थे 100% का। जब पता नेक्स्ट ईयर काम ही नहीं आना तो खत्म कर दो बुक्स को। फिर गवर्नमेंट ने बाद में हटा दिया, कर दिया उसको 40%। पर अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखो भाई न्यू रेजिम में जाओगे एडिशनल तो मिलेगा नहीं, नॉर्मल डेप तो मिलेगा, पर कल को जाके किसी भी एसेट का हमने रेट 40% से ज्यादा कर दिया ना, तो न्यू में 40 देंगे आपको बेटा। बस ये कह रहा है पॉइंट, कि कल को जाके हमने किसी भी एसेट का रेट डेप्रिसिएट 40 से ऊपर कर दिया तो न्यू रेजिम में मैक्सिमम कितना मिलेगा? 40। आज कोई इंप्लीकेशन नहीं है इसका,
क्योंकि आज 40 तो है ही नहीं कोई, पर कल को जाके फर्क पड़ सकता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये छोड़ दो। मुझे 2 मिनट दो यार, मुझे एक चीज कंफर्म करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो एक बेसिक पॉइंट है कि अगर 115 बीएससी में जाते हो तो आपको एएमटी नहीं मिलता, मतलब अगर ये आप पे एएमटी नहीं लगता, ऑल टाइम मिनिमम टैक्स नहीं लगता आपके ऊपर, बेसिक पॉइंट था वो। अब एक क्वेश्चन आता है, ये मेरी बुक में भी था, मैं रिवाइज करा देता हूँ, कि आपको न्यूज रिजीम में जाना है या ओल्ड में जाना है। पहली बात तो अगर आप चूज नहीं करते, गवर्नमेंट कहां भेज देगी आपको? न्यू में, क्योंकि डिफॉल्ट कौन सा है? नया वाला। सेकंड, मेरी बिजनेस की इनकम नहीं है या मेरी बिजनेस की इनकम है, मुझे डिसाइड कब करना है कि मुझे बीएसई में रहना है या नहीं रहना? सिंपल है, आईटीआर फॉर्म भरते हुए। जब आईटीआर फाइलिंग करते हैं ना हम लोग, वहां टिक होता है बीएसई में जाना है या नहीं जाना, मतलब प्रीवियस ईयर में जरूरी नहीं बताना, सीधा कहां बता दो? आईटीआर के टाइम पे। डिफरेंस अब स्टार्ट होता है। अगर मेरी बिजनेस इनकम नहीं है, मैं सैलरी कमा रहा हूं या एचपी है या मेरा अदर सोर्सेज है, तो मेरी मर्जी, बीएससी में जाऊं ना जाऊं, हर साल मैं डांस कर सकता हूं, एक साल अंदर एक साल बाहर, एक साल अंदर एक साल बाहर, कोई मजा ही नहीं है। दिक्कत पीजीबीपी वालों की है। अगर आपका पीजीबीपी है, बीएससी में आ गए तो रहना पड़ेगा। अगर बाहर जा रहे हो, मतलब बिजनेस इनकम वाला बीएससी से बाहर जाना चाहता है, फिर दोबारा नहीं आ सकता भाई अंदर। पहले बाहर था, कोई दिक्कत नहीं है, बीएससी में रहना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस में आके फिर बाहर जाना चाहता है, फिर री एंट्री पॉसिबल नहीं। पर ये किसके लिए? सिर्फ पीजीपी वालों के लिए। अगर आपका बिजनेस नहीं है तो डेली आओ, हर साल आओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ जाओ करो, ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। तो डिसाइड कब करना होता है? रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे। और अगर बिजनेस इनकम नहीं है, हर साल शिफ्टिंग कर सकते हो, बिजनेस इनकम है तो आ सकते हो, जितने मर्जी साल रहना है रह लो, पर अगर एक बार बीएससी से ऑप्ट आउट करना चाहते हो, फिर ऑप्ट इन नहीं कर सकते। पॉइंट समझ आ गया आपको? नहीं है वसु? हाँ है ना? क्या बोल रहे हैं? दोबारा सुनो। मेरी पीजीबीपी इनकम नहीं है, सैलरी वगैरह कमाता हूं, प्रीवियस ईयर 22-23 में मैंने चूज किया टैक्स पे करूंगा अंडर 115 बीएससी। 23-24 में मैं कह रहा हूं नहीं यार, मुझे ना ओल्ड रिजीम में जाना है, जा सकता हूं? हाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 24-25 मैंने फिर बोला ओल्ड से फिर न्यू में आना है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, शिफ्टिंग पॉसिबल है। पर अगर आपका बिजनेस इनकम है, पहले बीएससी में थे, हाँ 23 से बाहर जाना है, जाओ, फिर आना है, नहीं, एक बार बाहर चले गए फिर एंट्री नहीं। पर किसके लिए? सिर्फ पीजीबीपी के लिए। आप समझ आ गया? सबको क्लियर है? अच्छा, तो अभी तक हमने चेंजेस क्या क्या देखे। बलिदान हो गए हमारे खत्म। अभी तक चेंजेस क्या क्या थे? बलिदान बहुत सारे मांगे गए थे हमसे। उसके बाद सरचार्ज में दिक्कत, रेट फर्क था। ओल्ड के अंदर सरचार्ज कितना था? 10, 15, 25, 37। न्यू में सिर्फ 25 तक ही है। सर रेट्स में डिफरेंस देख लिया, वहां 2.5, 5, 10 था, यहां पे आपका 3, 6, 9, 12, 15 है। वहां सरचार्ज अलग था, सेस तो दोनों जगह सेम है। एक पॉइंट रह गया, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। आओ बात करते हैं रिबेट की। यहां भी फर्क है, देख लो कितना फर्क है 115 बीएससी में। देखो यहां लिखता हूं मैं ओल्ड रिजीम, यहां लिखता हूं मैं 115 बीएससी। सिर्फ हमने सिर्फ अमेंडमेंट नहीं करी है, हमने पूरा 115 बीएससी रिवाइज ही कर लिया है देखा जाए तो। अच्छा, अच्छा अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक इंसान के टैक्स निकालना है दोनों रिजीम में, निकाल सकते हो ना? पहले सारे एग्जम्पशन माइनस करके न्यू में ओल्ड में निकाल दो, फिर दोबारा में सॉल्व करना, जो एग्जम्पशन नहीं मिलती उनको ऐड बैक कर देना, फिर न्यू टैक्स निकाल देना, रेदर की दोबारा पूरा सॉल्व कर रहे हो। समझ आया आपको कैसे करना है? मान लो 10 लाख की इनकम थी, 4 लाख का एग्जम्पशन मिल गया चारे का, मान लो 6 लाख पे टैक्स निकाल दिया ओल्ड के अंदर, 6 में दोबारा 4 को जोड़ के 10 पे निकाल दिया न्यू के अंदर, जिसका टैक्स कम बन रहा है वो उसके लिए बेनिफिशियल हो गया, काम खत्म। चलो ओल्ड की बात करते हैं। ओल्ड में रिबेट कब मिलती थी मुझे बताओ एक बार।
कंडीशन थी सर, ओनली टू अ इंडिविजुअल, जो होना चाहिए हमारा रेजिडेंट, और उसकी टोटल इनकम हो सकती है ओनली अप टू 5 लाख। याद है आपको इतना? तो हम कितनी रिबेट देते थे? 12,500 तक की, अप टू 12,500। याद है? 100% ऑफ टैक्स पेबल और 12,500 विच एवर इज लोअर। ठीक है। और मैंने आपको बताया था अगर इनकम 5,01,000 हो गई तो रिबेट नहीं मिलती थी, रिबेट सिर्फ 5 लाख तक थी। 5 लाख से जरा भी ऊपर गए तो रिबेट नहीं मिलती थी। ये आपको याद है बात? अब चलते हैं न्यू स्लैब्स के अंदर। न्यू स्लैब में सेक्शन सेम, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। किसको मिलेगी? टू अ इंडिविजुअल, होना चाहिए आपका रेजिडेंट। ध्यान से देखना, टोटल इनकम अप टू 7 लाख। यहां पे कहां तक है? 7 लाख तक। भाई बताओ कि 7 लाख पर टैक्स बनता कितना है न्यू स्कीम में? ऐसे ओरली कर देते हैं ना, पहले 3 लाख तक तो है ही नहीं, 3 से लेके 6 लाख तक 5% कितना हो गया? 15,000। 6 से लेके 7, 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। दोनों को जोड़ दो 25,000, यानी रिबेट कितनी मिलती होगी? अप टू 25,000। रेट में बेटर निकाल लिया हमने, यानी रिबेट हो गई अप टू 25,000। ये समझ आया? इतना लिख देते ना तो कोई दिक्कत नहीं थी। निमोनिटी मानी नहीं यहां पे, उन्होंने और चेंज करा इसके अंदर। पहले इतना चेंज नोट करो एक बार, फिर आगे चलते हैं। बताओ, क्लास खत्म होने वाली है, 20 चल रहा है। पूछना दिवांशु से, बीएससी आता है, अन अकेडमी से पढ़ा है ना उसने, फिजिक्स वाला से पढ़ा है उसने। क्या पता कराया हो? पूछना एक बार। पता है कराया तो होगा, देवांशु को समझ नहीं आया होगा, क्योंकि वीडियो में दिक्कत आती है इस टॉपिक के अंदर, मुझे पता है ये दिक्कत। क्यों? ये वीडियो में होता है, बच्चा आलस कर जाता है। लिख लिया डिफरेंस इतना? ये आपको आता था रिबेट? हाँ ना? हाँ, सत्यजीत रिबेट बता देना। अच्छा, अब सुनो जरा एक बात, ध्यान से। इफ टोटल इनकम इज मोर देन 5 लाख, ओल्ड में रिबेट क्या होती थी? हाँ कि ना? नॉट एप्लीकेबल, सिंपल। इफ, अबे यार यहां पे आते हैं, इफ टोटल इनकम इज मोर देन 7 लाख, रिबेट इज, बोलो रिबेट इज स्टिल एप्लीकेबल, स्टिल एप्लीकेबल using the following formula, using the following formula। देखते क्या करेंगे, निम्मू आंटी हैं वो, कुस्तु आंटी थोड़ी हैं वो। यानी ओल्ड में तो 5 से ऊपर गए तो मिलती नहीं है, न्यू में मिल सकती है। मैंने देखो ये नहीं कह रहा 100% पॉसिबल है, मिल सकती है, एक फॉर्मूला है, लाके देख लेते। चलो फॉर्मूले के लिए जगह छोड़ देना, मैं आपको एक क्वेश्चन पे ले जाना चाहता हूं। ठीक, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, टोटल इनकम है आपकी 6,50,000 की। ओल्ड रिजीम में टैक्स निकालेंगे पहले और सामने निकालेंगे हम लोग न्यू रिजीम के अंदर। न्यू कौन सी है? 115 बीएससी। कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मुझे बताएगा अभिषेक यादव। अभिषेक यादव जी, ओल्ड नॉर्मल वाली है, न्यू 115 बीएससी है, डिफॉल्ट कौन सी दोनों में से? ओल्ड वाली, न्यू वाली? लखेरा जी डिफॉल्ट कौन सी है?
चलो गुड, सुन रहे हो। ओल्ड में टैक्स निकालते हैं। टैक्स अप टू 5 लाख कितना बनता? 12,500। बैलेंस इनकम कितनी है? 1 लाख, सॉरी 1.5 लाख। 1.5 लाख कितना परसेंट उसका? 20%। कितना हो गया? 30,000। रिबेट मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी भाई, ओल्ड में 5 लाख होती थी। 42,500 हम लिख देंगे रिबेट नॉट एप्लीकेबल, लगा दो सेस HEC @ 4%। कितना टैक्स? कितना? 1700 को हो गया टेस्ट सेस टेस्ट करो। नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई? 200। कोई दिक्कत नहीं है। नए में चलते हैं। नए में तो सीधा आएगा। देखो टोटल इनकम यहां पे लिखेंगे टैक्स, 0 से लेके 3 लाख तक कितना? 0। 3 से लेके 6 तक कितना? 15,000। कैसे किया होगा? @ 5%। 6 लाख से लेके 7 लाख तक, सॉरी 6.5 तक, 6.5 है ना, 6.5 तक 6.5 लाख तक हो गया। @10% हिसाब से 5,000। टोटल हो गया मेरा 20,000। पर क्योंकि मेरी इनकम 7 लाख से कम है, मुझे क्या मिल जाएगा? पूरा रिबेट अंडर सेक्शन 87A। कितने का? 20,000 का। नेट टैक्स हो गया मेरा 0। नेट टैक्स लायबिलिटी हो गई मेरी 0। समझ आया? ये आपने सुना होगा बहुत सारे आम आदमियों को बोलते हुए, 7 लाख तो गवर्नमेंट टैक्स माफ कर दिया। माफ नहीं किया, रिबेट है। समझ आ गया? डन इतना। अगर मैं 7 लाख पे टैक्स निकालता तो भी 0 निकल के आता, क्योंकि रिबेट 7 लाख तक 25,000 की मिल जाती मेरे को। ये पॉइंट समझ आ रहा है? अब मैं चलता हूं 7 लाख से ऊपर वाली इनकम पे। देखो जी, टोटल इनकम 7,50,000। ठीक है, खाली न्यू में निकालते हैं। और में क्या करना निकाल के? ओल्ड में रिबेट मिलनी नहीं है, न्यू में निकालते हैं। पर अब कहां कर रहे हो? कहां कर रहे हो बेटा? मैंने फॉर्मूला बताना है आप लोगों को, क्या लिख रहे हो? रुक जाओ। अगर 7 लाख से ऊपर इनकम जाती है ना, तो हम रिबेट चेक करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास। देखो ये रहा हमारा फॉर्मूला। ये गलत कर दिया, एक सेकेंड ना, ये गलत है। 87A होगा सिर्फ। ब्लैक पेन क्या है? 87 ब्लैक नहीं आया, कट दे बैठे तो पूरा काट देता हूँ। 87A। देखो क्या बोला, इफ टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 7 लाख, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना कर दो? 25,000। इतना गंदा मुंह क्यों बना रखा है तुमने आज? तो समझ नहीं आ रही क्या आज? तो ऐसे क्यों कर रही है? डिफिकल्ट है, बोरिंग है, डीप में ज्यादा है, क्या है? हाँ ठीक है। टोटल इनकम 7 लाख से अगर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? देखो स्टेप 1 क्या लिखा है? स्टेप 1 बताओ, पढ़ के बताओ। कम -7 लाख। देखते चलो। स्टेप 1 मुझे करने दो ना प्लीज, देख लो। बाद में कहोगे सर इतनी गंदी राइटिंग क्या लिख रहे हो, समझ नहीं आ रहा। हाइब्रिड प्लीज। टोटल इनकम -7 लाख इक्वल टू, यानी कि 7.5 लाख -7 लाख कितना हो गया? इसको देंगे नाम ए, जैसे मैथ्स में बनाते इक्वेशंस वैसे ही। यानी ए क्या हो गया? टोटल इनकम -7 लाख इक्वल टू 7 लाख क्या है? जहां तक रिबेट मिलती है। स्टेप 2, कंप्यूट टैक्स ऑन टोटल इनकम। ऑन टोटल इनकम कितनी इनकम है आपकी? 7.5 लाख। और टैक्स निकालते हैं। टैक्स हाँ वो निकाल लो, 7.5 लाख। हाँ 0 से 3 पे कितना हो गया? 0। 3 से 6 पे हो गया 15, और 6 से 7.5 तक 1.5 लाख हुआ ना? हाँ रुक जा ना, 15,000 होगा, सॉरी 7.5 है ना, 15,000 ही हो ना? कितना हो गया? 15,000 हुआ ना? टोटल हो गया 30,000। इसे बोल दो
बी। समझ आया? मैंने क्या किया, स्टेप 1 क्या लिखा, टोटल इनकम माइनस 7 लाख इक्वल टू 2 लिख दिया। स्टेप 2 टोटल पे टैक्स निकाल दिया। स्टेप 1 कितना है आपका अमाउंट 50, बी का कितना है 30। स्टेप 3 इफ बी इज मोर देन ए, क्या लिखा है, बी इज मोर देन ए। पहले बताओ बी ज्यादा है कि ए ज्यादा है? बी ज्यादा है, ए ज्यादा है? ए ज्यादा है, यानी बी तो ऊपर हो ही नहीं रहा, रिबेट नहीं मिलेगी, रिबेट नहीं मिलेगी। आया समझ? क्या दोबारा बताऊं, ए कितना था 7.5 50,000, बी कितना है 7.5 के ऊपर टैक्स, टैक्स से निकाला हमने 3 लाख तक जीरो, 3 से तक 3 लाख का 5% 15,000, फिर 6 से 7.5 तक 1.5 लाख का 10% 15,000, दोनों जोड़ के हो गया 30। बी इज नॉट मोर देन ए, तो रिबेट नहीं मिलेगी, नो रिबेट। तो सिंपल आपको आता है, टैक्स निकाल चुके हो, इसमें सेस ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया? नहीं आया? आ ही नहीं सकता, बोलो आ ही नहीं सकता, मैं बता रहा हूं ना कैसे नहीं आएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे ना भाई, जहां पे रिबेट मिलेगी हमको, फॉर्मूला लगा के। टोटल इनकम इज इक्वल टू 7,05,000। अब मजा आएगा, पर मुझे करने दो प्लीज, एकता जी प्लीज। हाँ, स्टेप 1 क्या होता है, टोटल इनकम माइनस 7 लाख इक्वल टू कितना हो गया 5,000। चलो एक। स्टेप 2 टैक्स ऑन 7,05,000। देखो 6 लाख तक तो हो गया 15,000, और 1,05,000 का 10% कितना हो गया 1050। टोटल कितना हो गया, टोटल कितना, एक बंदा बोल लो यार, ये आ रहा है पक्का ना, ये ए था, ये हो गया बी। क्या बी ए से ज्यादा है? हाँ, तो करो बी माइनस ए, बी माइनस ए कितना हो गया माइनस ए, 25,500 माइनस 5,000 कितना हो गया 20,500। ये आपकी रिबेट है, ये आपकी रिबेट है, ये क्या हो गई रिबेट। खैर आप बताओ 7.5 लाख पे, सॉरी 7,05,000 पे कितना टैक्स निकाला था आप लोगों ने, 25,500 माइनस कर दो इसमें से रिबेट 87A कितना आ गया, 20,500 माइनस करने के बाद 5,000, इस पे लगा दो सेस 25200। समझ आया कैसे वर्क करती है रिबेट? यहां पे आया? नहीं आया? आ ही नहीं सकता। करो 7,10,000 पे कितना आएगा बताओ, चलो मुझे 7 लाख, प्लीज फॉर्मेट में कर लेना बेटा, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, बता रहा हूं मैं। 7,10,000 पे निकालना, चलो आप वहां करो, मैं यहां करूंगा, ठीक है, फिर मैच करेंगे। टोटल इनकम 7,10,000। स्टेप 1 टोटल इनकम माइनस 7 लाख इक्वल टू 10,000। ए तो हो गया, वेरी गुड। स्टेप 2 टैक्स ऑन टोटल इनकम, मतलब 7,10,000 पे निकालना है टैक्स। मैं करूंगा 0 से 3 लाख पे 0, 3 से 6 लाख पे 15,000, 6 लाख से लेके 7.1 तक कितना हो गया 11,000, टोटल टैक्स हो गया मेरा 26,000। स्टेप बी भी हो गया। क्या बी ए से ज्यादा है? हाँ, तो निकालेंगे स्टेप 3, रिबेट कितना मिलेगा 26,000 माइनस 10,000 कितना हो गया 16,000, ये मिल गया रिबेट। अब बनाएंगे फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर जो भी होगा फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24, और लिख देना ब्रैकेट में न्यू रिजीम या 115 BSC। फिर पूरा सॉल्व करते आए थे, कितना आया था टैक्स लायबिलिटी 26,000, यहां लिख देना नोट नंबर 1 ब्रैकेट में, वो नोट में सॉल्व किया होगा ना आपने, नोट रेफरेंस दे देना, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, इसका भी नोट नंबर 1 ऊपर सॉल्व कर रखा होगा आपने। 10,000 का रिबेट आ गया, कितना बच गया 16,000, इसमें लगा दो HEC @ 4%, कितना आएगा
16 का रिबेट है, ओके बेटा कोई बात नहीं, 16 रिबेट है, चलो 16 रिबेट है, ठीक, गुस्सा क्यों हो रहे हो, ठीक है। हाँ 10,000 से कितना आ गया 400, नेट टैक्स बन गया आपका 10,400, ठीक है, खत्म हो गया। नेट टैक्स लायबिलिटी 10,400, समझ आया? मुबारक हो, 115 बेसिक खत्म हो चुका है। ये आपकी अमेंडमेंट थी बेसिक्स की। हाँ जी, देखा जाए तो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक रेट मिल रही है आपको। क्या हुआ, समझ आया रिबेट का पॉइंट? किसको नहीं आया? सबको आ गया ना? देखो भाई, मेरा एस्टीमेट क्या बोलता है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा रिबेट के ऊपर आ सकता है 4 नंबर का आराम से, या फिर क्वेश्चन दे सकते हैं आपको एडिशनल डेप वाले के ऊपर या अग्निवीर के ऊपर, 3 ही पॉइंट पॉसिबल है। देखिए सब में चेंजेस है, रेट बदल दिया, सरचार्ज कम कर दिया, रिबेट बदल दी, तीनों अमेंडमेंट करी लोगों ने। यहाँ बलिदान तो है ही अलग से। समझ आ गया ना? अच्छा ये दिख रहा है कॉप सोसाइटी नहीं करना, इंटर में है ही नहीं, फाइनल के नोट्स हैं, कट। ये भी साहब कट, ये भी साहब कट। सर आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं मैं रेट्स क्या है, तो यहां से हम कर देते हैं कट। गलत नहीं है, जब लिख लिए तो क्यों पढ़ने यहां से, कंफ्यूज हो फालतू में, छोड़ दो। अच्छा ये आपको याद है ना, एनहांस सरचार्ज 15 से ऊपर वाला कैप गेन्स पे नहीं लगता, डिविडेंड पे नहीं लगता, ये दोबारा नहीं कवर करूंगा मैं आपके लिए, पता है ना। 15% से ऊपर का सरचार्ज यानी कि 25 और 37 हम 112A, 112, 111A और डिविडेंड पे नहीं लगाते थे ना, ओल्ड में ना न्यू में, वो तो सेम है। बस फर्क क्या था, ओल्ड के अंदर 112A, 111A, 112 और डिविडेंड पे ना लगता था 25, ना लगता था 37। न्यू स्कीम के अंदर 111A, 112A, 112, डिविडेंड पे क्या नहीं लगेगा 25, 37 तो होता ही नहीं है, बस वो सेम है, तो क्यों दोबारा पढ़ना, छोड़ो उसको। रुको रुको बेटा रुको, एओपी नहीं करना, कॉपसाइटी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, बेटा फाइनल में कर लेना तुम्हारा नहीं, हाँ वो अलग रिकॉर्ड कर दूंगा। हाँ ये भी नहीं करना। लो भाई अमेंडमेंट्स कम हो गई हैं आपकी, इसलिए बेटर 115 बीस को यहां से पढ़ना क्यों है, तुमने कॉपी में लिख लिया पूरा, वैसे पूरा करना है आपको, खत्म 115 बीएससी। कौन सा एग्जाम्पल बेटा जो मैंने लिखे थे अभी, ये लो बेटा, समझ आ जाए तो। अच्छा लिखा आपने बेटा, सब क्रॉस कर दिया मैंने इसके बाद, देखो मैंने इसके बाद सब क्रॉस कर दिया है। आवाज नहीं आ रही, नहीं बेटा पुराने 25, पुराने में 37 है, नए में 25 तक है। पुराने स्लैब्स में 5 करोड़ के ऊपर 37% है, नए स्लैब्स में नहीं। हाँ ये बेटा सब काट दिया, सब काट दिया, सब काट दिया, सब काट दिया। देख जब तक क्या हो गया, ये ले, हाँ बेसिकली आपका यहां तक सैलरी काट दिया पहले, अब सैलरी में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। हाँ ये लिखना है, लिख लो क्या होता है लिखना है, थोड़ा सा एग्जाम्पल ये लो बेटा, ये तो है रिबेट का, ये रहा, अच्छा वो 750 ना यहाँ पे होगा, ये रहा। डन, ये सारे एग्जाम्पल लिख लिया आप लोगों ने। देखो इक्वेशन में आनी पड़ेगी ABC वाले क्वेश्चंस। चलो अब चलते हैं सैलरी अमेंडमेंट्स के ऊपर ब्रेक के बाद।